कर रहा हूँ। जी हमने सबसे पहले तो पढ़ा था ना कि व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, ठीक है जी। तो अगर इसके दो हिस्से हम करें कि व्हाट इज़ रोमांटिक, बेसिकली ये क्या है, ठीक है जी। तो रोमांटिक एज कैसे मतलब डिफरेंट है दूसरी एजेस से। तो लविंग और पोटेंशियली लविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, एक तो रोमांटिक से निकलता हुआ वर्ड ये हमारे जहन में आता है, और दूसरा अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दैट लुक्स बियॉन्ड और इग्नोर्स द वर्ल्ड एज इट इज़ एंड परसीव अ विजनरी वर्ल्ड, ठीक है जी। एक विजनरी वर्ल्ड को परसीव करना भी रोमांटिक्स के ज़ुमरे में आता है, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं, हम इसके हमने कुछ स्लाइड्स पढ़ ली थी, रीड कर ली थी, ठीक है जी। वो करेक्टरिस्टिक्स बयान की थी रोमांटिक इरा की, ठीक है जी। तो उसमें मैं उसको फिर रिपीट कर देता हूँ। कॉमन मैन एंड चाइल्डहुड ओवर अर्बन सोफिस्टिकेशन। तो इसमें ये एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है इस एज में। तो चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा किया जाता है और कॉमन मैन की बात की जाती है इंस्टेड ऑफ एक सोशल मैन की, ठीक है जी। तो रोमांटिक बिलीव इन द नेचुरल गुडनेस ऑफ ह्यूमैन्स। तो ये बिलीव करते हैं कि इंसान की जो नेचुरल एबिलिटी है ना दैट इज़ प्रीडोमिनेंट, तो विच इज़ हिंडर्ड बाय द अर्बन लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन। कि जो ही अर्बनाइजेशन आई या इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो उसमें इंसान जो था ना बहुत सोफिस्टिकेटेड होता गया। तो दे बिलीव दैट द सेवेज इज़ नोबल, चाइल्डहुड इज़ गुड एंड द इमोशन इंस्पायर्ड बाई बोथ बिलीव्स काज ऑफ हार्ट टू सोल। ओए होए इंटरनेट। अच्छा तो ये चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉमन और इंसानी इमोशंस को बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके अलावा ये रीज़न को ये समझते हैं कि इट्स अ लिमिटेड फिनोमिना, राइट जी। तो रीज़न जो है इट्स लिमिटेड, इमोशन जो है इंसान के वो बहुत जो है ना हार्ट फेल्ट है इनकी नज़र में, ठीक है जी। आप जितने भी रोमांटिक पोइट्स को देखेंगे उनकी पोइट्री के अंदर ये चीज़ बड़ी नुमायाँ होगी, ठीक है जी। कि वो रीज़न, क्योंकि जो रीज़न है वो एक लिमिटेड हद तक सोचती है। नो डाउट जितनी भी डेवलपमेंट हुई है रीज़न की वजह से हुई है, ठीक है जी, जो मतलब साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है, बट स्टिल वो कहते हैं कि जो हमारी इंटुइशन है, जो सिक्स सेंस है, उसका बहुत रोल है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है जी। तो इसलिए ये इमोशंस जो इंसानी इमोशंस होते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है जी। तो इस वजह से हर इंसान एक वो इंटरेस्टिंग थिंग है। मतलब आपको एस.टी. कॉलर जो है वो सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता नज़र आएगा। जो वर्ड्सवर्थ है वो सिंपल बातें करता नज़र आएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को नेचर के अंदर फिरता जा रहा है और वो देखता जा रहा है कहाँ कहाँ उसको जो चीज़ें मिलती हैं तो उनको जो है ना वो वर्शिप करता जाता है। नेचर ओवर आर्टिफिशियल, तो जो आर्टिफिशियलिटी है ये साइंस की वजह से आई है, पहले नेचर थी। तो ये लोग पिछली बातों को ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं। तो रोमांटिक स्ट्रेस द ऑफ ऑफ नेचर इन आर्ट एंड लैंग्वेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सब्लिमिटी थ्रू अ कनेक्शन विद नेचर। वो कहते हैं अक्सर जो हमारा अपना जो कनेक्शन बनता है, हमारे जो रियल इमोशंस जो है ना वो तब बनते हैं जब हम नेचर के सामने जक्सटापोज होते हैं। तो रोमांटिक्स रिजेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ द इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्होंने कहा कि नो डाउट कि बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है, साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है, बट स्टिल दे रिजेक्टेड। फिर उन्होंने ये चौथा जो इनका ट्रेड है द इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी। वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है ना वो एक सेपरेट एंटिटी है, सोशल नॉर्म्स जो हैं उनको वो परे रखते हैं। क्योंकि जो क्लासिसिज्म में था वो ये कहते हैं कि जो सोशल नॉर्म से डिविएट करेगा डेफिनेटली उसको रिबिलियन कहा जाएगा, रेबल कहा जाएगा। तो उसके बाद जो है ना इमेजिनेशन ओवर लॉजिक, जितनी भी लॉजिक है ना वो कहते हैं कि इमेजिनेशन के नीचे है, क्योंकि इमेजिनेशन में इंसान बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। देन इनके कॉमन फीचर्स क्या है? रोमांटिक्स कल्टिवेटेड इमेजिनेटिव फ्रीडम बहुत ये चाहते हैं और इमेजिनेटिव डेप्थ, ठीक है जी। तो जितने भी लॉर्ड बायरन है, पी.बी. शेले है, जॉन कीट्स है, एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, ये सारे के सारे जो है ना ये जो है ना इमेजिनेटिव फ्रीडम के अंदर मतलब बात करेंगे। हर बंदा अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी भी शो करेगा, उसके साथ साथ इनकी इमेजिनेटिव डेप्थ जो होगी वो एक जो है ना वर्दी ऑफ आवर अटेंशन होगी। तो यूज़ अब पोएटिक फॉर्म्स, उसके अलावा इन्होंने वैरायटी ऑफ फॉर्म्स को ना यूज़ किया है। जबकि जो क्लासिसिज्म वाले थे वो क्या करते थे, वो में सिर्फ एक हीरोइक कपलेट को यूज़ करते थे। उसके बाद ऑल द पोइट्स एक्सेप्ट ब्लेक डिस्क्राइब द नेचुरल एनवायरनमेंट। एक ब्लेक है, विलियम ब्लेक जिसे कहते हैं हम, ठीक है जी, वो उसमें थोड़ा सा ना वो एक ऐसा रोमांटिक है जो थोड़ा सोसाइटी की पिक्चर भी दे के आता है। अदर देन दैट
जितने भी रोमांटिक्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो नेचर की बात करते हैं। तो दे टेंडेड टू यूज़ लैंग्वेज विद मोर फ्रीडम एंड इनफॉर्मेलिटी दैन द 18th सेंचुरी पोइट्स। तो इन्होंने चूँकि आर्टिस्टिक मूवमेंट भी है ना, ये अगर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है रोमांटिक मूवमेंट, तो उसके साथ साथ ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट भी है। दे टेंडेड टू यूज़ लैंग्वेज विद मोर फ्रीडम एंड इनफॉर्मेलिटी, मतलब अब ये फॉर्मेलिटी को नहीं मानते ना, ये समझते हैं कि जितनी लैंग्वेज कॉमन मैन की बात की जाए और कॉमन बात की जाए वो ज़्यादा अंडरस्टूड है। इंस्टेड के आप बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करें, बड़ा मतलब जो है ना वो मतलब जो है ना इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, हिस्टोरिकल पोर्ट्रेयल बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा होमर और विर्जल को पढ़ें, तो वो कहता है ये चीज़ जो वर्ड्सवर्थ है ये नहीं मानता, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की वजह से ही रोमांटिसिज्म का एक पूरी मूवमेंट बनी है और ये पूरी रिबिलियन जो है ना आर्ट के अंदर शो हुई है। तो दे वर प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय द ग्रेट हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पूरा एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है दैट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है जी। तो उसके अंदर जो है ना इन्होंने मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया, क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इससे पहले लॉजिक रीज़न को बड़ा प्रमोट किया जाता, ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी और इस तरह की चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया गया। बट ये तमाम चीज़ें जब डिसइल्यूजन हुआ इंसान, तो फिर रोमांटिक मूवमेंट बनी। तो रोमांटिक पोइट्स वर डीपली इंटरेस्टेड इन बोथ लाइफ एंड आर्ट। तो लाइफ में भी इक्वली इंटरेस्टेड है और आर्ट के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, कि मतलब आर्ट के अंदर ये वैरायटी चाहते हैं और लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहते हैं कि इंसान मुख्तलिफ एंगल से सोचे। तो इस तरह जितने भी रोमांटिक्स होंगे उनके अलग अलग से फीचर्स होंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोइम्स वर अबाउट राइटिंग पोइट्री। तो रोमांटिक थीम्स क्या हैं, इनके बेसिक थीम्स क्या होते हैं जी? नेचर, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, नेचर के अंदर बहुत सारे खूबसूरत साइट्स को ढूंढते रहते हैं, जो भी चीज़ इनको नज़र आती है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फिर लव है, ठीक है जी। तो लव फॉर गॉड, लव फॉर ह्यूमन बीइंग्स, लव फॉर नेचर, क्योंकि ये मिस्टिक्स है ना, सूफियाना इनकी सोच है। फिर हिस्टोरिकल, इनका हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा इनका तल्लक है, कि मतलब ये जो प्रेजेंट एज इनको डिस्गस्ट करती है, तो इनका जो सारा सिलसिला चलता है या तो हिस्टोरिकल अपकमिंग हिस्ट्री है या जो बाईगॉन हिस्ट्री है, ठीक है जी, इसके साथ इनका तल्लक है। फिर इनकी लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं वो लिरिक है, बैलेड है, सोनेट है, मतलब वैरायटी ऑफ जो है ना इन्होंने जॉनर्स जो है ना उनको क्रिएट किया। फिर इसके बाद हमने हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी देखेंगे इंशाल्लाह, कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन शेयर, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है जी। बेटा आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। जी जी बेटा, ओके। देन इनके एटीट्यूड्स क्या हैं जी? सेंसिबिलिटी, मेलनकोली, इंडिविजुअलिज्म और रिबिलियसनेस, ठीक है जी। तो ये सेंसिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। रोमांटिक्स जब अपना वो चीज़ों को, नई चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जब ये देख रहे होते हैं। और मेलनकोली तो ज़ाहिर होती है, इनको अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मतलब इनको ना लव नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इनको रियल लाइफ में नहीं मिलता। तो चूँकि स्कूल ऑफ आइडियलिज्म है तो इसलिए ये मेलनकोलिक हो जाते हैं, थोड़े दुखिया हो जाते हैं। इंडिविजुअलिज्म, अगर एक पोइट एक बात कर रहा है तो दूसरा एक अलग अंदाज के साथ बात वही कर रहे होते हैं। कॉमन फीचर इनके सबके एक है। तो उसके बाद रिबिलियसनेस, ठीक है जी। तो रिबिलियसनेस इन्होंने आर्ट फॉर्म में भी लेके आए हैं, पॉलिटिकल फॉर्म में भी लेके आए हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स क्या है? विलियम ब्लेक है, विलियम वर्ड्सवर्थ है और एस टी कॉलरिज है। क्योंकि जो लिरिकल बैलेड था ये सारा का सारा जो था ना एक जॉइंट वेंचर था, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस टी कॉलरिज का। इन दोनों ने लिरिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है जी, और उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए फॉर्म के अंदर। तो इसलिए, और विलियम ब्लेक चूँकि ट्रांजिशन एज के अंदर आता है कि इसकी मिक्सचर है ना, कुछ इसके ट्रेड्स जो हैं वो क्लासिकल से भी मिलते हैं और कुछ इसके रोमांटिक के साथ मिलते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए विलियम ब्लेक भी इनके साथ मिल रहा है। ये फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन के पोइट्स जो है ना उसमें पी.बी. शैले, विलियम वो जो है ना जॉन कीट्स है और लॉर्ड बायरन है, ठीक है। ये तीन बड़े पोइट्स हैं जिन्होंने बहुत ही मतलब आला पोइट। अब विलियम ब्लेक के बारे में हम देखते हैं कि ये कौन था, ये कहाँ से, इंग्लिश पोइट हैं ये सारे, ठीक है जी। तो बॉर्न ऑन 28 नवंबर 1757 लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। डाइड जो है ना 1827, मीन्स के ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। तो ऑक्यूपेशन क्या, इसके पोइट भी था, पेंटर था, प्रिंट मेकर था, मीन्स कि मतलब वर्सटाइल जीनियस। जॉनर्स जो था ना इसकी विजनरी पोइट्री है, मतलब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। कनेक्शन अनस्टेबल, अच्छा। उसके बाद लिटरेरी जो मूवमेंट है इसकी रोमांटिसिज्म, ठीक है। नोटेबल वर्क्स इसके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस
और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। लो जी नेटवर्क, जिला चेंज हो गया। हाँ जी, हाँ ज़िला चेंज हो रहा है इसलिए देखें ना नेटवर्क। चलिए मैं रिकॉर्डिंग करता जाता हूँ। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। जी बेटा, जी बेटा थोड़ी सी कॉन्स्टेंटली मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं ट्रैवल में हूँ इस वजह से। तो आई होप सो कि आप सिग्नल जो है ना वो ठीक रहेंगे। तो मेरी आवाज़ आ रही है, ज़रा काइंडली मुझे इंडोर्स कर दीजिएगा। ओके बेटा ओके, मैं आई विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग। देन जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ये बंदा जो है ना वो मतलब बहुत विजुअलाइज कर रहा था लाइफ को कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो इसलिए जब इंसान स्कूल ऑफ आइडियलिज्म में होता है तो वो इनोसेंट बातें सोच रहा होता है। एक्सपीरियंस में ये होता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अक्कर हुआ और उसके जो ऑफ शूट्स थे, जब आए कि इंसान जो था बिटरली डिसअपॉइंट हुआ कि ये जो फ्रेटर्नल जो प्रीचिंग थी ये नाकाम हो गई। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जो है ना इसने फिर सोचना शुरू कर दिया कि इंसान है ही बहुत ज़ालिम। तो क्रूएलिटी, जेलसी, मतलब इस तरह का मर्सीलेसनेस, पिटीलेसनेस, इनके ऊपर इसके सॉन्ग्स के एक्सपीरियंस है। ठीक है। फिर इसका मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो कहता है कि हेवन वो है जो हम बचपन में लेके आते हैं हमारे साथ, जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अटैच होती हैं जो इनोसेंट और रोमांटिक्स होती हैं। जब जो ही हम अर्थ में आते हैं तो यकीनन वो एक हेल बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग झूठ बोल के अपने आप को, अपने अल्टीरियर मोटिव्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इसके पोइम्स के ये जो थीम्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद जेरूसलम है, आइडियलाइज कर रहा है कि एक जो लंदन है या इंग्लैंड है ये एक पूरा एक जो ना स्टेट ऐसी बन जाए जिसके अंदर रिलीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो। ठीक है जी। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, ही इज अनदर पोइट हु वाज फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ रोमांटिसिज्म। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल को 1770 को इसकी पैदाइश हुई है और इसकी लाइफ स्पैन है 1850 तक। मीन्स कि ही वाज 80 years old when he died। तो ही वाज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट हु विद सैमुअल टेलर कैलर, जिसे हम एस.टी. कॉलरी कहते हैं, हेल्प टू लॉन्च अ रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। किस तरह इन्होंने एक लैंडमार्क बुक अपनी क्रिएट की जिसके अंदर लिरिसिज्म इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट की और जो है ना इन दोनों का लिरिकल बैलेट जो थे वो प्रमोट हुए। तो वर्ड्सवर्थ मैग्नस ओपस इज़ अ जनरली द कंसिडर टू बी अब द प्रीलोड के अंदर क्या बताना चाह रहा है, वो बचपन का, वो अपने सारे इनोसेंस का, क्योंकि ये जो हमने कॉमन फीचर किए थे तकरीबन सारे थीम्स जो है ना वो वर्ड्सवर्थ के ऊपर इक्वली अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एस.टी. कॉलरेज है, तो ही वॉज आल्सो अ वर्सटाइल जीनियस, बट इसके हाँ प्रॉब्लम हुई, इसको कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी। ही सफ़र्ड फ्रॉम रूमेटिज़म, या जिसे हम कहते हैं ना पेन का मसला था। ठीक है जी। तो इसको ये प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से इसका जो है इतना जो है ना क्या कहेंगे कि प्रोलिफिक वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सका। जबकि लेकिन जितना भी इसने लिखा है वो कहा जाता है कि वो गोल्ड में लिखना चाहिए, क्योंकि इसने 3-4 पोइम्स लिखी हैं बट दे आर रिमार्केबल। सो ही वॉज बॉर्न इन 1772। मीन्स के देखिए ना ये सारे कंटेम्प्रेरीज हैं, एक ही एज के नज़र आ रहे हैं। तो इंग्लैंड में ही सारे पैदाइश हुई इनकी। तो ही वॉज डाइड इन 1834। अच्छा, जो दूसरे सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है ना वो सारे के सारे जो तीनों मैंने नाम लिए थे, पी.बी. शैले, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन, वो सारे के सारे जो पोइट्स थे ना दे डाइड एट अ वेरी यंग एज। दे वर ओनली 30 years old when all of them died। तो इट वाज आल्सो ये एक एज के अंदर, इसलिए इसको बहुत जल्दी फुल स्टॉप लग गया। अदरवाइज़ ये हो सकता है विक्टोरियन एज से भी आगे निकलती रोमांटिक एज, और ये रोमांटिक जो टेंडेंसीज थी मुख्तलिफ मतलब जो हमें आर्ट में नज़र आ रही थी हो सकता है आगे तक प्रोलॉन्ग होती। हाउएवर तो इसका जो है ना इंग्लैंड के अंदर इसका ऑक्यूपेशन क्या था, ही वाज आल्सो पोएट, क्रिटिक, फिलोसोफर। तो इसकी लिटरेरी मूवमेंट जो है इसने रोमांटिसिज्म को प्रमोट किया, बट स्टिल तो जो है ना इसने अपोज भी किया अपने साथ जो फ्रेंड जो विलियम वर्ड्सवर्थ था ना। तो क्योंकि वो ये कहता है कि जो ना एक इंसान के अंदर मतलब जो है ना क्या कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग होता है। तो इसने ये कहा, ये कहता है नहीं, ऑब्जेक्टिविटी, वो सब्जेक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे इसने थोड़ा सा अपोज भी किया था, मतलब इन ऑर्डर टू शो दैट कि कोई भी अच्छा पोइट जो है ना वो तब तक कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता जब तक वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव ना हो।
तो जबकि जो रोमांटिक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये बात है विलियम वर्ड्सवर्थ की। वो कहता है कि जब तक कोई बंदा उस वक्त तक कोई चीज़ प्रमोट ही नहीं कर सकता जब तक वो ट्रैंक्विल स्टेट में ना हो और वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली जो है ना कुछ चीज़ें फ्लो ऑफ इमोशंस ना स्टार्ट हो। तो मतलब वो सारी इंस्पिरेशन को पोइट्री कहता है, ये आर्ट को पोइट्री कहता है। तो इसलिए इन दोनों का आपस में थोड़ा पहले तो बहुत कम्बिनेशन भी रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा इनके यहाँ जो है ना डिसबिलीव भी आ गया था। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स जिनको मैं मेंशन कर भी रहा था, तो इसमें लॉर्ड बायरन है। ये देखिएगा कि ही वाज 50 इयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। तो जॉन कीट्स है, इसका लाइफ ये सही एज नहीं लिखी गई, 1796 में उसकी जो है ना बर्थ होती है और ही डाइड ओनली इन 1826। तो मतलब ही वाज ओनली 28 इयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। बट जॉन की और पीबी शैले, ठीक है जी, तो 1792 में पैदा हुआ है और 1822 में, यानी कि ही वाज ओनली 30 इयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। तो बस इनका ये शायद रोमांटिक मूवमेंट की जो एक बड़ी फेलियर की काज अगर ढूंढी जाए कि ये इतना प्रोलॉन्ग क्यों नहीं कर सकी ये मूवमेंट, तो इट वाज ओनली द रीज़न, सॉलिटरी रीज़न यही बनती है कि दे ऑल द जो सेकंड जनरेशन पोइट्स वर डाइड एट द वेरी यंग एज। तो पीबी शैले के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1792, तो फील्ड प्लेस के अंदर, हॉर्शाम के अंदर, ससेक्स, और जो इंग्लैंड का इसका है जो कंट्री। तो ही वॉज डाइड इन 1822, मीन्स के ओनली 30 ईयर्स ओल्ड। तो किंगडम ऑफ सैरडाइन, नौ इटली के अंदर जो है ना इसका जो है ना जो है। तो ऑक्यूपेशन क्या था, ये भी पोइट था, ड्रामाटिस्ट था, एसेइस्ट था और नॉवलिस्ट भी था। तो मीन्स का ही वाज आल्सो अ वर्सटाइल जीनियस। तो इसने मतलब ड्रामा में भी रोमांटिक एलिमेंट्स को ही शामिल किया। अगर इसने ऐसे लिखे हैं तो उसके अंदर भी रोमांटिक फीचर्स को ही हाईलाइट किया है, जो हमारे कॉमन फीचर हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़े थे। तो लिटरेरी मूवमेंट इसके अंदर रोमांटिसिज्म को प्रमोट करता है। उसके बाद जॉन कीट्स, ये देखें ना यहाँ पर सही एज इसकी लिखी हुई है और इसकी डेथ भी लिखी हुई है। तो ये देखिए 26 ईयर्स ओल्ड था व्हेन ही डाइड। और इसका आपने जो है ना वो पोइम पढ़ी हो शायद, व्हेन आई हैव फियर्स, ठीक है जी। तो व्हेन आई हैव फियर्स के अंदर वो ये अपने खदशात बता रहा है, एप्रीहेंशंस बता रहा है कि ही वुड डाई एट द वेरी यंग एज। सो ये डेफिनेटली बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस वाज क्योरलेस डिजीज एट दैट टाइम, तो इस वजह से ही वाज आल्सो डाइड एट द वेरी यंग एज। सो इसने जो भी लिखा है इसका भी कमाल है, बिकॉज इज अ रियल लवर ऑफ ब्यूटी। इसका एक बहुत बड़ा कोटेशन भी बनती है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ठीक है जी। तो ब्यूटी को अगर हम रियलिटी के साथ उसको सिनोनिमाइज कर लेना वर्ड को, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स टू से। तो इस तरीके के साथ इसने जितनी भी रियलिटीज़ को एक्सपोज किया है, तो दे आर आल्सो कम इनटू द रियलम ऑफ ब्यूटी। देन जी लॉर्ड बायरन, he belonged to a very rich family but still जो ना he died at the very young age. So he was born in 1788 and he died in 1824, ठीक है जी। तो इसके ऑटोमन एम्पायर, ग्रीस और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद ये भी पोइट, पॉलिटिशियन और जो है ना पॉलिटिशियन भी था, बिकॉज लॉर्ड बायरन था ना। तो आपको पता होगा कि अगर पॉलिटिकल सेटअप देखा जाए इंग्लैंड का, तो वहाँ पर इनके यहाँ लॉर्ड जो होते हैं तो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये वहाँ पर सिलेक्ट हुआ था। तो इसने कोशिश की कि मैं मतलब लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए बाकाम कर सकूँ। तो हाउएवर हिज लिटरेरी मूवमेंट जो है इसकी भी रोमांटिसिज्म है। उसके बाद लिटरेरी क्रिटिक्स बिकेम द आर्बिट्रर्स ऑफ टेस्ट, ठीक है जी। तो ये कुछ क्रिटिक्स हैं जिनको हम नज़र आ रहे हैं हमें, विलियम हैजलेट है, ठीक है जी, थॉमस डी क्वेंसी है, ठीक है जी, और जो हमने एक पोइट जो है ना विलियम हैजलेट को हमने पढ़ा भी था, ठीक है जी। डिबेट ओवर द आर्टिस्टिक वैल्यूज एज वेल एज द यूटिलिटेरियन वैल्यू ऑफ क्रिटिकल लिटरेचर। तो ईडनबर्ग रिव्यू इनका बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद क्वार्टरली रिव्यू, इनके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने ऐसे यानी कि ऐसे लिखे जिसके अंदर वो सारे के सारे जो हमारे रोमांटिक फीचर्स हैं उनको इन्होंने हाईलाइट किया। उसके बाद हिस्टोरिकल नॉवेल्स के अंदर भी इन्होंने जो है ना हमें दिखाई हैं चीज़ें। नॉवेल्स रिकन्स्ट्रक्ट अ पास्ट एज, ठीक है जी। कुछ ऐसे नॉवेल्स लिखे गए इस एज के अंदर जो ना रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे आजकल भी है साइंस फिक्शन, ठीक है जी। तो फॉलोइंग एज में हम देखते हैं कि बड़ा ये मतलब साइंस के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको यूज़ किया जाता है और दिखाया जाता है कि क्या होगा इन द अपकमिंग एज, ठीक है जी। बहुत सारे आजकल बुक्स भी लिखी जा रही हैं
मूवीज़ भी बनाई जा रही हैं जिनके अंदर बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न एलिमेंट्स भी होते हैं। इंशाल्लाह हमने पोस्ट मॉडर्निज्म भी पढ़नी है, उसमें भी देखेंगे कि किस तरह मतलब जो है ना वो चीज़ें ऐड होंगी। ऑफ्टन व्हेन टू कल्चर्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली एक बाईगोन एज का जो कल्चर होता है वो कॉन्फ्लिक्ट ही कर रहा होता है प्रेजेंट के साथ, क्योंकि जो कभी भी ये नहीं होता कि पास्ट और प्रेजेंट जो है ना सेम रहे। तो फिक्शनल कैरेक्टर्स जो इंटरेक्ट विद द हिस्टोरिकल फिगर्स इन एक्चुअल इवेंट्स, ऐसे भी करते हैं ये, चूँकि इमेजिनेटिव डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है रोमांटिसिज्म के अंदर। तो इन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर भी ऐसी चीज़ ही की है कि जिसके अंदर जो फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं वो हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ जो है ना और एक्चुअल इवेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उनके अंदर जो ऑफ शूट आता है उनका, उसको हाईलाइट किया जाता है। सल वाटर स्कॉट जो है ना इनका एक प्रीडोमिनेंट राइटर है, इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं हिस्टोरिकल, क्योंकि इनका चूँकि जितने भी रोमांटिक्स होते हैं हमने इनके कॉमन फीचर में भी पढ़ा था, इनको प्रेजेंट एज जो है ना वो डिस्गस्ट करती है, ये हमेशा हेट करते हैं। ये कहते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि प्रेजेंट एज में ये चीज़ें मतलब जो है ना आउटकम होगी। तो इस कंसिडर द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल द वेवरली, ठीक है जी। तो इसने बहुत सारी चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट किया है, और इसने जो वेवरली नॉवल है ये सारा का सारा लिखा गया है 16th सेंचुरी में, और इनका जितना भी कंपेन थी ना क्रिश्चियन की, ठीक है जी, इनका ऑटोमन एम्पायर के साथ जो क्लैश हुआ है उसके अंदर इसने चीज़ें बताई हैं, और वो मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ, ठीक है जी। तो जेन ऑस्टन एंड द नॉवल ऑफ मैनर्स, जेन ऑस्टन इसका प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल एक बड़ा ही लैंडमार्क नॉवल है, और इट हैज़ आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड 10 बेस्ट नॉवेल्स। तो नॉवेल्स डोमिनेटेड बाय द कस्टम्स, मैनर्स, कन्वेंशनल बिहेवियर एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल क्लास। तो इसके अंदर फेमिनिज्म के बहुत सारे इश्यूज़ को रेज कर रही है। शी बिलोंग टू मतलब जो है ना क्या कहेंगे रिलीजियस फैमिली, तो बट स्टिल शी हैड द लग्जरी टू राइट समथिंग डाउन, सो देयरफॉर शी बिकेम द माउथ पीस ऑफ दोज फीमेल्स हु वर अप्रेस्ड। तो इसके प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर भी इसने यही भी दिखाया है कि लव एंड मैरिज इज़ अ बेसिक थीम, एंड लव कैसे हो रहा है, किस तरह मतलब जो है ना उसको दिखाया गया है। उसके कुछ जो है ना पैरामीटर्स दिखाए गए हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ लव। और उसके बाद मैरिज मतलब सोशल कंसर्न एट दैट टाइम। तो इसके ये थीम्स हैं, ये 6 नॉवेल्स इसने लिखे हैं, ठीक है, और 6 के 6 नॉवेल्स के कॉमन थीम्स यही हैं। तो ऑफ्टन कंसर्न विद द कोर्टशिप एंड मैरिज, ये देखिए जो मैं बता रहा था, कोर्टशिप मीन लव, मतलब ऐसा लव अफेयर विच इज़ एंडेड अप इन मैरिज। सो रियलिस्टिक एंड समटाइम स्टैटिक, थोड़ा अपने एज को मतलब जो है ना थोड़ा सा ऐसे तरीके के साथ जो है ना विजुअलाइज कर रही होती है कि जिसके अंदर उसके जो है ना स्टेरिकल भी हो जाती है। तो जो आपको पता है जो क्लासिकल का एलिमेंट है ये स्टेरिकल हो जाना, बट स्टिल जो है ना इन चीज़ों को जो है ना ऐसे एलिमेंट्स को हाईलाइट कर रही है जो कि उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। मसलन कि फीमेल्स को प्रॉपरली जो है ना एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, फेमिनिज्म को बात करती है ये, ठीक है जी, कि किस तरह फीमेल्स वर स्ट्रगलिंग एंड मेल शोविनिज्म वाज being promoted at that time. Again connection is unstable. Okay, focus on domestic society rather than the larger world. तो इसने larger world चूँकि इसने she didn't have a proper glimpse of the outside world, therefore she almost focus on her जो है ना क्या कहेंगे कि डोमेस्टिक इश्यूज़ के अंदर बात की है। तो चूँकि जितना वो अरीना को जानती थी उसको अच्छी तरह पोर्ट्रेल कर रही है, ठीक है जी। तो जेन ऑस्टन के नावल और मैनर्स के मतलब स्टेरिकल उस वक्त के जो मैनर्स थे उनके ऊपर किस तरह मतलब जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे थे, और वो किस तरह जो है ना चीज़ों को हाईलाइट करती नज़र आती है। देन टू से द वर्ड रोमांटिसिज्म इज टू से मॉडर्न आर्ट, दैट इज इंटीमेसी, स्पिरिचुअलिटी, कलर, एस्पिरेशन टुवर्ड्स द इन्फिनिट एक्सप्रेस बाई एवरी मीन्स अवेलेबल टू द आर्ट्स। तो अगर हम वर्ड रोमांटिसिज्म को आसान वर्ड्स में लिखें तो यही आता है कि ये मॉडर्न आर्ट में भी हम रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म ये दो अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है, बट स्टिल गो ऑन हेड ऑन, राइट। तो साइड बाय साइड विद ईच अदर। सो इंटीमेसी, स्पिरिचुअलिटी, कलर, एस्पिरेशन, ठीक है जी, टुवर्ड्स द इन्फिनिट के मतलब हम ऐसा चीज़ों को जानना चाहते हैं जो इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है जी, एक लिमिटेशन की तरफ नहीं बल्कि अनलिमिटेड चीज़ों की तरफ। तो उसके बाद आर्ट के जरिए इसको एक्सप्रेस किया गया इनके वर्ड्स को। तो ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये मैं कोटेशन बता भी रहा था, जॉन कीट्स की है। तो दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो कहते हैं कि अगर आप ये अल्फाज जान जाए ना, जी, तो अगर वो ये बताना ये चाहता है कि इस कोटेशन में वो ये कहना चाहता है कि 4 अल्फाज के अंदर पूरी लाइफ की रियलिटी को वो ना वो क्या कहेंगे इनकैप्सुलेट कर रहा है। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी की जगह के आप ना रियलिटी लगा लें, तो रियलिटी इज़ ट्रूथ,
तो ट्रूथ इज़ रियलिटी। तो बताना ये चाह रहा है कि लाइफ में बस इतना इंसान समझ जाए ना, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को बहुत एक्सप्लोर किया है और इंसानी नेचर को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो रोमांटिक जो ना दोनों किस्म की नेचर को जो ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ठीक है जी। कि इंसानी नेचर को भी बहुत ज़्यादा ये प्रीडोमिनेंटली जो ना वो करते हैं, ठीक है जी, उनको हाईलाइट। और उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल नेचर है उसके अंदर जो ब्यूटीफुल साइट्स हैं, मतलब इसका ऑटो नाइटिंगेल है, उसमें ये करता क्या है कि एक नाइटिंगेल को सुन लेता है उसकी आवाज़ को, तो ही बिकेम स्पेल बाउंड। इतना ज़्यादा ये स्पेल बाउंड हो जाता है कि वो मतलब जो है ना उसकी नेचुरल ब्यूटी के साथ, ठीक है जी। और वो कहता है कि मतलब ये एक इमॉर्टल बर्ड है, ये कभी बर्ड जो है ना, तो मतलब उससे इनसे इतनी इंस्पायरेशन लेता है कि उसको वो तमाम जो अपने खुद के गम होते हैं ना वो भूल जाता है। और नो डाउट कि उसमें ये भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो अगली रियलिटीज़ है कि इंसान बहुत यंग एज पे मर जाता है, इंसान बहुत मतलब क्या कहेंगे, ट्रांजिटरीनेस ऑफ हैप्पीनेस, ट्रांजिटरीनेस ऑफ ब्यूटी, ट्रांजिटरीनेस ऑफ लव, ये इन तमाम चीज़ों को वो मतलब जो है ना इनकैप्सुलेट भी कर रहा है, फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, ठीक है जी। व्हेन आई फियर्स जो पोइम है इसकी, उसके अंदर भी ये कह रहा है कि मुझे पता है कि एक डाइंग पर्सन के लिए लव के जो इमोशंस हैं जब उसके अंदर वो जो है ना ओवरफ्लो कर रहे हैं तो उसको उनका क्या फ़ायदा है, बिकॉज ही इज़ अबाउट टू डाई। तो इस तरीके के साथ वो कहता है कि अगर हम ये 4 अल्फाज समझ जाए ना तो इंसान की ज़िंदगी ये बहुत आसान हो जाती है कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, तो मीन्स के रियलिटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ रियलिटी। Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from the emotion recollected in tranquility. तो ये वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है। वो कहता है कि पोइट्री जो है ना, पोइट पहले जो है ना किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, फिर देन उसको रिकलेक्ट करता है, फिर उसको वो इमोशनल एक्साइटमेंट के साथ लिखता है और फिर वो इमेजिनेटिव डेप्थ में चला जाता है। तो ये इसका 4 मतलब जो है ना पैरामीटर इसने बताए हैं, वर्ड्सवर्थ के ने जो है ना वो बताए हैं कि इस तरीके के साथ जो एक आइडियल पोइट्री जो है ना वो लिखी जाती है। तो पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, कहता है कि आप कहीं भी, क्योंकि जब जो वर्ड्सवर्थ था इसने पैंथीज़म को प्रमोट किया, इसने कहा कि गॉड, नेचर और इंसान ये तीनों ही एक ही एसेंस है इनका, ठीक है। पहले सबसे पहले खुदा की कुदरत बनी, देन नेचर क्रिएट की गई और देन जो है ना मोस्ट वर्दी जो प्रोडक्ट थी इंसान, उसको क्रिएट किया गया, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ जो है ना ये तमाम चीज़ें ये इनकैप्सुलेट करता है कि इंसान, कुदरत और अल्लाह ताला ये तीनों एक ही एसेंस से बने हुए हैं, इसलिए पैंथीज़म को प्रमोट करता है, ठीक है जी। ये एथीज़म की एक फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसलिए इज़ अ ब्यूटी लवर, नेचुरल लवर, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको कोई कन्फ्यूजन है जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें भी, ठीक है जी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ठीक है जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो अदर देन दैट आई एम साइनिंग ऑफ, बिकॉज लेक्चर जो है ना अच्छा जी, ये जो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा जो भी आपकी GR है या CR है, ठीक है जी, तो ताकि मुझे पता चल जाए कितने स्टूडेंट जो है ना प्रेजेंट थे, मैं उनकी अटेंडेंस लगा सकूँ। और उसके अलावा जो आपके असाइनमेंट है वो शेड्यूल जो है ना बेटा, मैं आपको लेक्चर प्लानिंग जो है ना वो भेज दूंगा। तो उसमें जो फर्स्ट वीक का जो असाइनमेंट होगा ना उसमें मैंने उसका मैं मेंशन किया हुआ, तो ये सब बच्चों ने एक ही बनाना है, ठीक है जी। वैसे अभी 4 लेक्चर्स के बाद है, लेकिन आपका चूँकि आज दूसरा लेक्चर है तो इस वजह से अभी तो आपको असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल आप लोग देख लीजिएगा और एक दूसरे के साथ ना शेयर कर लीजिएगा। तो मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, वो भी मैं शेयर कर दूँगा। ओके सर। हाँ जी बेटा, ठीक है जी।
तो आप अगर कोई नहीं है आपके पास कोई क्वेश्चन तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये 4 मिनट्स हैं, अब मैं इंशाल्लाह उसके बाद साइन ऑफ हो जाएगा।